हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक चार्ट को एनालाइज करूंगा फ्रॉम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें मुझे एक आध बात पता है, बाकी ज़्यादातर चीज़ें मैं यहीं पर एनालिसिस करके ही डिस्कस करूंगा। उनमें कितनी बातें मेरी सही होंगी, प्रेडिक्शंस, वो ईश्वर जानता है। मगर मैं यहाँ पर जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो इस चार्ट को किस तरीके से एनालाइज किया है, करना है, वो सिखाना है। और ये एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू और करियर पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा इसमें ज़्यादा फोकस होगा। तो इसमें इनिशियली जो सबसे पहले मैं देखूंगा कि हमें कभी भी लाइफ में प्रोग्रेस करनी है तो हमारी कुंडली में स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए, नहीं हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो स्ट्रेंथ के लिए मैंने इंडिविजुअली ऐसे सरसरी नजर से प्लैनेट्स को मैं जब देखता हूँ तो इसमें मरकरी एक्सोल्टेड है यहाँ पर, और ये पंच महापुरुष राजयोग भी बना रहा है। और ट्राइन में यहाँ पे सूर्य है 5 साइन में, तो ये इसका कारक भी है, तो ये भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अपनी ये मूल त्रिकोण साइन के अंदर बैठा हुआ है। फिर जब मैं इसके चंद्रमा को देखता हूं तो यहाँ पे 3 साइन में और यहाँ पे भी 3 साइन में, तो ये वर्गोत्तम भी हो जाता है दोनों कुंडलियों के अंदर। वीनस को देखता हूं तो यहाँ पे 4 साइन में और यहाँ पर वो D9 में एक्सोल्टेड हो जाता है, तो वीनस भी इंप्रूव हो रहा है D9 में। इनका लग्न लॉर्ड देखता हूं तो यहाँ पे जुपिटर 3 साइन में बैठा हुआ है, मगर वहां पर वो D9 के अंदर ओन साइन के अंदर आ जाता है, तो ये यहाँ पे भी अच्छी स्थिति में चला जाता है वीनस भी। तो मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स को देखता हूं तो वो काफी सही है इस कुंडली के अंदर। सभी प्लैनेट्स में ज्यादातर में स्ट्रेंथ मुझे नजर आ रही है एक बार देखने में। सैटर्न भी यहाँ पर ऑल्दो ये फ्रेंडली साइन में है इसके अंदर, और यहाँ पर जाकर वो न्यूट्रल साइन में चला जाता है D9 में, तो ठीक है, उतना खराब नहीं है। 6th हाउस में जरूर है मगर आप उसको नॉर्मली कह सकते हो। अब मैं सबसे पहले एनालिसिस करता हूँ लग्न की, क्योंकि किसी भी काम में लग्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मेरा अपना ये मानना है और जो मैंने सीखा है अपने गुरुओं से कि लग्न के बगैर हमें कुछ भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल जो प्रोग्रेस करता है वो लग्न की प्रोग्रेस होती है। वो हमारी बॉडी है, सोल है और हमारी स्ट्रेंथ है, पर्सनैलिटी है। जब तक हमारी पर्सनैलिटी में बेटर नहीं होगी तब तक हम कुछ भी प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो लग्न को जब मैं देखता हूँ तो 9 साइन है, तो ये सौम्य लग्न है, अच्छी है। जुपिटर की लग्न है वो अच्छी मानी जाएगी, और एनर्जेटिक लग्न है। सेजिटेरियस साइन है वो एनर्जेटिक साइन होता है, फायर साइन भी है ये, तो लग्न का साइन भी अच्छा है। अब लग्न के अंदर ये मार्स बैठा हुआ है तो वो मांगलिक बना देता है नेटिव को, तो मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से नेटिव मांगलिक है, और थोड़ा सा एनर्जी भी आई होगी और थोड़ा ईगो या एटीट्यूड प्रॉब्लम भी नेटिव के अंदर हो सकती है। फर्दर मगर यहाँ पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको लग्न को लग्न लॉर्ड एस्पेक्ट कर रहा है, तो वो जब भी जुपिटर कभी भी लग्न को किसी भी कुंडली में एस्पेक्ट करता हो या लग्न में जाकर बैठ जाए, या तो वो लग्न लॉर्ड भी है तो वो कुंडली के कितने ही हजारों दोषों को, कमियों को दूर कर देता है। तो जुपिटर का एस्पेक्ट यहाँ पर इसको बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है लग्न को। साथ में यहाँ पर मून भी एस्पेक्ट कर रहा है उसको, तो मून इस कुंडली के लिए कोई उतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, मगर वो क्योंकि वर्गोत्तम हो जाता है, तो वर्गोत्तम होने से वो प्लैनेट एक्सोल्टेड या उच्च के ग्रह की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो यहाँ पर मून भी लग्न को देख रहा है। मगर जो तीसरा फैक्टर है, राहु केतु एक्सिस आ गया। राहु केतु एक्सिस देखते ही ज्यादातर लोग उसको नेगेटिव बोलना शुरू कर देते हैं। ये नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे राहु केतु एक्सिस ये इंडिकेट करता है कि जो नेटिव है उसकी मैरिड लाइफ जो होगी, या तो वो बहुत ज्यादा ट्रेडिशन में बिलीव करने वाले नहीं होंगे, और जो मैरिज जो होगी वो इंटरकास्ट इंटर रिलीजन भी हो सकती है। इसकी काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इट कैन बी इंटरकास्ट इंटर रिलीजन हो सकती है। मतलब 100% हम कभी भी नहीं कह सकते, बट पॉसिबिलिटी इज देयर। तो यहाँ पर जो राहु केतु एक्सिस है, मगर यहाँ पर इस कुंडली के अंदर ये राहु राजयोग कारक है, राजयोग बना रहा है। जब भी राहु के लिए रूल है, पहली बात तो राहु जब भी जुपिटर और मरकरी के साइन में होता है तो वो अच्छे फल देता है। फर्दर यदि वो केंद्र में, केंद्र के स्वामी, वो त्रिकोण के स्वामी के साथ जाकर बैठ जाए तो वो राजयोग होता है। तो यहाँ पर ये त्रिकोण का स्वामी होगा, जुपिटर के साथ राहु बैठा हुआ है 7th हाउस में, तो ये राजयोग कारक है, ये राजयोग देगा यहाँ पर इस कुंडली के लिए। तो इसमें ये एक राजयोग बन रहा है।
तो ये स्ट्रॉन्ग राजयोग है। एक दूसरा बहुत स्ट्रॉन्ग या राजयोग जो मैंने बताया था, पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है। मरकरी एक्सोल्टेड 10th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, तो ये पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। हालांकि ये केंद्राधिपति दोष भी है, मगर फिर भी केंद्राधिपति दोष उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग दोष नहीं होता। जब शुभ ग्रह केंद्र में अपनी राशि में बैठे होते हैं तो वो केंद्राधिपति दोष भी क्रिएट करते हैं, मगर केंद्राधिपति दोष उतना ज्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं देता। मगर मैंने, क्योंकि ये योग बन रहा है इसलिए यहाँ पर बताना जरूरी था, इसलिए मैंने बताया कि जुपिटर और यहाँ पर राहु और जुपिटर के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग राजयोग है। दूसरा, राहु इस कुंडली के लिए योग कारक हो गया। योग कारक वो इसलिए हो गया क्योंकि वो केंद्र में है, केंद्र और त्रिकोण में राहु योग कारक हो जाता है और वो जुपिटर के ज्यादा क्लोज है एज कंपेयर टू मून। इस कुंडली में जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह है वो देख सकते हैं, आप कुंडली बना सकते हैं। इसमें 13/9/2001 की 14-16 आवर्स नागपुर की ये कुंडली है। तो राहु और जुपिटर का यहाँ पर राजयोग कारक हो रहा है। मून की 29 डिग्री के आसपास है, तो मून बहुत ज्यादा दूर है, जुपिटर क्लोज है। जब भी राहु किसी भी भाव में एक से ज्यादा प्लेनेट के साथ हो तो जो उसके क्लोजर प्लेनेट है उससे रिलेटेड वो रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर ये राजयोग फॉर्म हो गया। अब मैं बात कर लेता हूं, मैंने D9 चार्ट भी देखा था थोड़ा एनालिसिस। अब मैं इस कुंडली का करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, मेनली एजुकेशन के बेसिस पर एनालिसिस करूंगा, कैरियर के बेसिस पर एनालिसिस करूंगा। तो इतनी मुझे नॉलेज है, जानकारी है कि नेटिव स्टूडेंट है अभी मेडिकल के, तो मेडिकल के स्टूडेंट है तो अभी मैं बताऊंगा कैसे कोई भी नेटिव डॉक्टर बनता है, क्या क्या कॉम्बिनेशन है। तो बहुत सीखने वाली बात होने वाली है। इसके अंदर मैंने 4 चार्ट्स लिए हुए हैं। तो एजुकेशन के लिए स्पेशल जो चार्ट होता है वो चतुर्विमांशा चार्ट होता है D24, और प्रोफेशन के लिए जो चार्ट होता है वो D10 है, और D1 और D9 तो हमें हमेशा देखना ही है। तो मैंने यहाँ पे 4 चार्ट्स लगाए हुए हैं इस कुंडली के। तो ऑल 4 चार्ट्स मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। मैं कंप्यूटर से, मैं पहले भी बताया था, इसलिए इसको नहीं दिखाता क्योंकि मुझे खुद नहीं समझ में आता उसमें कंप्यूटर में ज्यादा ठीक से, इसलिए मैंने हाथ से चार्ट वगैरह बना के ही मैं एनालिसिस करता हूँ। तो अब देखिए क्या है कि सबसे पहला एजुकेशन के लिए, डॉक्टर बनने के लिए जो क्राइटेरिया हैं, जो सीखना चाहते हैं वो इसे नोट कर सकते हैं। और ये इसमें मैं मैक्सिमम जो थ्योरी बताऊंगा, KN राव सर की थ्योरी बताऊंगा कि उन्होंने कुछ एक बातें कही हैं, वो भी यहाँ पे इंडिकेट करूंगा। तो अपनी तरफ से मैंने इन पे काफी कुंडलियों पे रिसर्च की, और यहाँ पे भी ये कॉम्बिनेशन लगेंगे। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द रिसर्च। ये कुंडली भी रिसर्च का पार्ट है कि ये कितने सटीक कॉम्बिनेशन हैं। देखिए उसमें जो 2 प्लेनेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बल्कि 5 प्लेनेट्स बोलूंगा। एक तो है जुपिटर डॉक्टर बनने में, दूसरा जो प्लेनेट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है मून, तीसरा प्लेनेट जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो है केतु, टू बिकम ए सर्जन, और चौथा केतु एंड मार्स दोनों ले सकते हो, और बोथ ल्यूमिनरीज मतलब सन एंड मून। मगर इनके कोई भी डॉक्टर बन नहीं सकता, ये इन 5 प्लैनेट्स का इन्वॉल्वमेंट आता है। तो इन्वॉल्वमेंट क्या आता है, क्यों आता है, मैं आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट से एक्सप्लेन करता हूं सबसे पहले, फिर मैं बताऊंगा कौन कौन से हाउसेज इन्वॉल्व हैं। जो सीखना चाहते हैं वो इसमें पेशेंस रखें, वीडियो थोड़ा लंबा ही होने वाला है, एंड तक देखें, आपको सीखने के लिए मिलेगा। जो एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। तो देखिए जुपिटर एक्चुअली जीव कारक होता है, लाइफ का कारक होता है। तो डॉक्टर का प्रोफेशन होता है एक किसी भी लाइव पर्सन के अंदर मेडिकल इंजेक्ट करना, मेडिसिन देना थ्रू इंजेक्शन या किसी भी तरीके से। तो एक जीव दूसरे जीव को वो उसको लाइफ प्रोवाइड करता है, तो वो जुपिटर के बगैर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जुपिटर लाइफ कारक है, हमारी खुद की भी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, दूसरे की भी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए किसी भी कुंडली में जुपिटर का रिलेशन पक्का होना चाहिए 5th हाउस से, लग्न से या 10th हाउस से। डॉक्टर की कुंडली में जुपिटर का लिंक होना चाहिए। मैं ये कॉम्बिनेशन बता रहा हूं, यू कैन नोट इट डाउन। जुपिटर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए 5th हाउस से, लग्न से या 10th हाउस से। इस कुंडली को आप ध्यान से देखिएगा, जुपिटर का कॉम्बिनेशन 5th हाउस से भी बन रहा है, क्योंकि ये 5th लॉर्ड मार्स लग्न में बैठा हुआ है, जुपिटर उसे एस्पेक्ट कर रहा है। और लग्न से भी बन रहा है, क्योंकि ये लग्न लॉर्ड तो है ही, साथ साथ में लग्न को एस्पेक्ट कर रहा है। तो ये बिल्कुल सटीक कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन आप नोट डाउन कर सकते हो कि जुपिटर का लिंक होना चाहिए डॉक्टर की कुंडली में। जो बच्चे नीट का एग्जाम दे रहे हैं उनकी कुंडली में भी ये आप चेक कर सकते हो,
कि उनका होगा या नहीं होगा, एग्जाम में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो जुपिटर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इसकी लग्न से भी हो गया, और देखिए यहां पर जो मैंने बताया फिफ्थ हाउस से भी हो गया, क्योंकि ये मार्स को एस्पेक्ट कर रहा है, मार्स वहां पे जाके बैठा है, मार्स का डिस्पोजिटर भी जुपिटर है, तो एक कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा जो कॉम्बिनेशन है प्योरली के.एन. राव सर की थ्योरी है कि मून ड्रग्ड होना चाहिए, एफ्लिक्टेड मून होना चाहिए ऐसे नेटिव का, बगैर एफ्लिक्शन के वो काम नहीं कर सकता। क्योंकि जो डॉक्टर होता है वो यदि उसका एफ्लिक्टेड मून नहीं है तो उसके पास तो बीमार लोग आते हैं रोजाना, उसको ऑपरेशन भी करना है, बहुत खराब कंडीशन में लोगों का इलाज करना पड़ता है, यदि उसका मून एफ्लिक्टेड नहीं होगा तो वो इलाज कर ही नहीं सकता। तो एफ्लिक्शन मून में होगा तभी उसका मन ऐसे कामों को कर पाएगा, नहीं तो वो छोड़ के भाग जाएगा। तो मून का एफ्लिक्टेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए मून एफ्लिक्टेड है। मून किस तरीके से एफ्लिक्टेड है, इसको मार्स एस्पेक्ट कर रहा है, ये एफ्लिक्शन हो गया, राहु केतु एक्सिस पे हो गया। तो देखिए कितना सटीक ये कॉम्बिनेशन है जो कि हम जिसकी बात करते हैं। तो मून भी यहाँ पर एफ्लिक्टेड हो गया, इस कुंडली में भी एफ्लिक्टेड है मून। तो ये मैंने आपको एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। फर्दर जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन होता है, डॉक्टर का लिंक किन किन हाउसेस से होता है। देखिए डॉक्टर के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, बगैर एजुकेशन के कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। बाकी चीजें आप बन सकते हो, पॉलिटिशियन बन सकते हो, बहुत रिच बिजनेसमैन बन सकते हो, मगर डॉक्टर के लिए आपका इन्वॉल्वमेंट होता है फिफ्थ हाउस का, 10th हाउस का, बिकॉज प्रोफेशन फिफ्थ और 10th का, 6th हाउस होता है फॉर द डिजीज एंड 12th हाउस होता है फॉर द हॉस्पिटल। तो इन चार हाउसेस का किसी भी तरीके का आपस में लिंकिंग होनी चाहिए डॉक्टर बनने के लिए, क्योंकि एजुकेशन के लिए फिफ्थ हाउस और 10th हाउस, देन द आपका लिंक होना चाहिए बिटवीन 6th एंड 12th हाउस। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ लिंक बन रहा है क्या 6th एंड 12th हाउस। तो पहले देख लेते हैं 6th हाउस का क्या साइन है, 2, उसका लॉर्ड है वीनस, ये रहा। और 12th हाउस का साइन क्या है, 8, उसका लॉर्ड है मार्स। तो मार्स वीनस को एस्पेक्ट कर रहा है, देख लीजिए ये कॉम्बिनेशन साफ साफ नजर आ रहा है बिटवीन 6th एंड 12th हाउस। 6 और 12 का कॉम्बिनेशन मैंने कैसे बताया, 6 इज फॉर डिजीज एंड 12th इज फॉर हॉस्पिटल। डॉक्टर का इन दोनों हाउसेस से लिंक होता ही होता है। तो आपका 6 12th का यहाँ पे बिल्कुल लिंक नजर आ रहा है। दूसरा एक लिंक होता है आपका 5th एंड 10th हाउस का लिंक होता है, तो वो इसमें मुझे कुछ शार्प नजर नहीं आ रहा है 5th और 10th का, मगर 5th लॉर्ड लग्न में जरूर जाकर बैठ गए। 10th हाउस में मरकरी ओन साइन में बैठा हुआ है, तो एग्जैक्टली 5th और 10th का तो लिंक नहीं आ रहा है, मगर 6 और 12th का यहाँ पर लिंक आ रहा है। तो 6 और 12th का लिंक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या उनके लॉर्ड्स का आपस में लिंक हो जाए किसी भी तरीके से। सेकंड जो कॉम्बिनेशन होता है डॉक्टर के लिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एक कॉम्बिनेशन, आप नोट कर सकते हो और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जुपिटर इन्फ्लुएंस लग्न 5th हाउस 10th हाउस, लॉर्ड्स आल्सो 10th हाउस फ्रॉम द मून। ये कॉम्बिनेशन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। यहाँ पे जुपिटर लग्न को इन्फ्लुएंस कर रहा है और जुपिटर 10th हाउस को के लॉर्ड को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है क्या, नहीं, जुपिटर लग्न को और 5th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। 5th हाउस को किस वे में इन्फ्लुएंस कर रहा है, 5th हाउस के लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहा है। तो सेकंड कॉम्बिनेशन भी इसमें बिल्कुल सही बैठता है। और थर्ड वन कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, सन एंड मून ल्यूमिनरी शो ए लिंक विद 6, 8, 12th हाउस और देयर लॉर्ड्स। तो देखिए मून इज द लॉर्ड ऑफ 8th हाउस, तो मून का लिंक हो गया 8th हाउस से। दूसरा एफ्लिक्टेड भी हो गया, ये भी एक कॉम्बिनेशन होता है, मेलिफिक से लिंक हो गया इसका। सन का यहाँ पे कोई ऐसा लिंक नजर नहीं आ रहा है, पर मून का लिंक नजर आ रहा है, दैट इज सफिशिएंट। 100% कॉम्बिनेशन कभी भी नहीं मिलते, जो हमने लिखे हुए हैं हर एक कॉम्बिनेशन में यदि एक भी बात मिलती है तो आप उसे कंसिडर कर सकते हैं। फर्दर देखिए एक और कॉम्बिनेशन है, मेलिफिक इन्फ्लुएंस ऑन 4th हाउस और लॉर्ड एंड 5th हाउस लॉर्ड प्रोवाइड टेक्निकल मेडिकल एजुकेशन। मतलब ऐसा नेटिव मेडिकल एजुकेशन तो होगी, मगर उसके साथ साथ में टेक्निकल मेडिकल एजुकेशन होगी। तो 4th हाउस यहाँ पर एफ्लिक्टेड है, देख लीजिएगा मार्स से, मार्स एस्पेक्ट कर रहा है 4th हाउस को, तो ये टेक्निकल मेडिकल एजुकेशन को भी इंडिकेट करता है। तो उनकी एजुकेशन में टेक्निकल पार्ट भी आएगा, मशीनरी से लिंक्ड भी पार्ट आएगा। और आज के टाइम में कोई भी डॉक्टर बगैर टेक्निकल उसके काम कर नहीं सकता, हर चीज में टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट होता ही है। तो पहले के टाइम में तो हम कह सकते थे प्योरली डॉक्टर होगा, अब तो किसी भी तरीके के डॉक्टर होंगे तो उनका मशीनरी का तो इन्वॉल्वमेंट हो ही जाता है। इवन बीपी भी मेजर करना है तो उसके लिए भी एक मशीनरी इन्वॉल्व होती ही होती है, तो मशीनरी भी इन्वॉल्व होगी। नेक्स्ट हम कॉम्बिनेशन देखेंगे D9 एंड D10, 9th और D9 एंड D10, EAC ऑफ 6th हाउस एंड लॉर्ड विद द 10th हाउस एंड लॉर्ड, दिस में हैव इन्फ्लुएंस ऑफ 3rd एंड 9th।
तो मैं D9 में देखूंगा कि 6th हाउस एंड लॉर्ड का क्या 10th हाउस और लॉर्ड से कोई लिंक बन रहा है क्या। ये D9 चार्ट हो गया। 6th हाउस में 11 साइन है, इसका लॉर्ड सैटर्न है, और 10th हाउस में 3 साइन है, उसका लॉर्ड मरकरी है। देखिए दोनों यहाँ पे कंजक्ट होके बैठे हुए हैं। तो 6th हाउस एंड लॉर्ड का लिंक बन गया 10th हाउस एंड लॉर्ड से। D9 चार्ट के अंदर कितना देखिए सटीक कॉम्बिनेशन बन रहा है। फर्दर इसमें ये भी और देख सकते हो कि इन्फ्लुएंस इनका वो 3rd और 9th हाउस पे इन्फ्लुएंस हो। 3rd और 9th हाउस के ऊपर यदि किसी तरीके का इन्फ्लुएंस बनता है तो वो भी बेटर माना जाता है। तो वो यहाँ पे बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। MDAD ऑफ प्लेनेट रिलेटेड टू 5th हाउस लॉर्ड एट राइट एज, ये मैं डिस्कस करूंगा लेटर ऑन। वो भी मैं कुछ अप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता इनका सिलेक्शन कब हुआ था। इतना जरूर पता है कि भाई ये MBBS इनका खत्म होने वाला है, तो उतनी नॉलेज मुझे है, तो दशाएं भी मैं लगाऊंगा। अभी मैं D10 पे कॉम्बिनेशन लगा के देखता हूँ, यही वाला PSC बिटवीन 6th हाउस लॉर्ड विद द 10th हाउस एंड लॉर्ड। यहाँ पे 6th हाउस एंड उसका लॉर्ड मार्स है, और 10th हाउस एंड उसका लॉर्ड जुपिटर है। तो देखिए ये जुपिटर 6th हाउस में आगे बैठ गया, कॉम्बिनेशन बन गया। देखिए 10th लॉर्ड इज सिटिंग इन द 6th हाउस। इतना ही कॉम्बिनेशन चाहिए, किसी भी तरीके का प्लेसमेंट, एस्पेक्ट और कंजंक्शन का किसी भी तरीके का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो यहाँ पे 6th और 10th का कॉम्बिनेशन बन रहा है इन दिस वन पर्टिकुलर चार्ट ऑल्सो। तो D10 भी इस चीज को जस्टिफाई कर रहा है। तो देखिए जितने भी कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पे मेंशन किए वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं। अब और 2-3 चीजें मैं बताता हूँ। एक डॉक्टर का काम होता है पेशेंट का ट्रीटमेंट करना, साथ साथ में ये एक प्रोफेशन भी है, तो उसको अर्न भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो जब तक अर्न नहीं करेगा तो फिर वो डॉक्टरी करेगा कैसे। तो अर्निंग भी है, और एक बहुत सारे डॉक्टर बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं, तो जो इससे वेल्थ क्रिएट करते हैं उनका 2nd हाउस का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी होता है। ये 2nd हाउस है जो वेल्थ का है, और जो पॉपुलर होते हैं सोसाइटी के अंदर उनके अंदर उनके 9th हाउस का इन्वॉल्वमेंट होना भी जरूरी हो जाता है। तो 2nd और जब 9th हाउस का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो ऐसे पर्सन बहुत पॉपुलर भी होते हैं और मनी भी अर्न करते हैं। तो यहाँ पर 2nd हाउस का देखिए, 2nd हाउस लॉर्ड 6th हाउस में चला गया, धन का लॉर्ड 6ठे भाव में चला गया, तो पर्सन डिजीज से अर्न करेगा। डिजीज हाउस में चला गया, 2nd लॉ। आपने मेरा वीडियो देखा होगा कहां से धन कमाता है, यदि नहीं देखा है तो आप देख ले, आपको पता चल जाएगा। तो ये कितनी चीजें देखो एस्ट्रोलॉजी में सटीक बैठती हैं, क्योंकि डॉक्टर तो है ही, मगर मैंने उसमें वो ऑलरेडी वीडियो मैंने कोई 15-20 दिन पहले अपलोड किया था, आप चेक कर सकते हैं। 2nd लॉर्ड इन द 6th हाउस, इट मीन्स द पर्सन विल अर्न थ्रू डिजीज, डिस्प्यूट और डेट। तो यहाँ पे डिजीज से अर्न करेंगे, इसका मतलब जो भी डॉक्टर के पास बीमार लोग आएंगे तो उसी से अर्निंग भी होने वाली है। अब 9th हाउस का किसी तरीके का कॉम्बिनेशन इनसे बन रहा है क्या, 10th हाउस से बन रहा है या 5th हाउस से बन रहा है, तो इनसे इतना कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, तो ये अर्न करेंगे, मगर पॉपुलैरिटी का जो लेवल होगा वो उतना नहीं होगा। जैसे बहुत लोग बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, डॉक्टर त्रेयन है सब जानते हैं, या इस तरीके से बहुत सारे डॉक्टर होते हैं जिनको कि बहुत ज्यादा लोग जानते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता नहीं है। अब देख लेते हैं हम बाकी बातें कि इनका कब सिलेक्शन हुआ होगा, ये सारी चीजें यदि हम कंसिडर करना चाहें तो दशा देख लेते हैं हम। एट द टाइम ऑफ स्टडीज जब इनका सिलेक्शन हुआ होगा, तो देखिए यहाँ पे जो सिलेक्शन के कॉम्बिनेशन बनते हैं और एग्जैक्टली सिलेक्शन हुआ होगा या उस टाइम इन्होंने प्रिपरेशन की होगी, वो सैटर्न मार्स की दशा है। मतलब ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मगर मुझे सैटर्न मार्स की मैं ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि दशा तो इनकी पूरी एजुकेशन सैटर्न की दशा में हुई है, ये तो श्योर है, क्योंकि इनकी सैटर्न की दशा शुरू हो गई थी, अभी 2024 में खत्म होगी दिसंबर में, तो 19 ईयर की होती है 2005 में, तो 2001 का बर्थ है, तो इनका पूरी लाइफ में जो भी एजुकेशन रही हुई है वो पूरी सैटर्न की दशा में इनकी कंप्लीट हो जाएगी। MBBS ग्रेजुएशन तक इनकी पूरी एजुकेशन सैटर्न की दशा के अंदर कंप्लीट होगी। मगर जो अंतरदशा है वो यहाँ पर मार्स की है, तो मार्स देखिए इनका 5th लॉर्ड है, जब इनका सिलेक्शन हुआ है और लग्न में जाकर बैठ गया है, तो 5th लॉर्ड की दशा होनी चाहिए। ये कॉम्बिनेशन है, ये मैंने यहाँ पे बताया नहीं था, मैंने कहा था MDAD ऑफ ए प्लेनेट रिलेटेड टू 5th हाउस एंड लॉर्ड एट द राइट टाइम, राइट एज। तो देखिए बिल्कुल राइट एज में जब इनको कंपटीशन देना था
और ऐसा मुझे पता नहीं है कैसा हुआ है, पर मुझे श्योरिटी है ऑन द बेसिस ऑफ दिस कुंडली कि इन्होंने अपना क्रैक किया है नीट का एग्जाम, खुद सेल्फ क्रैक किया है मोस्ट प्रोबेबली। एक तो ये होता है कि हम एग्जाम देते हैं, इसके बाद हम कैपिटेशन फी वगैरह देके भी कर सकते हैं, पर मुझे जो लगता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस कुंडली कि इन्होंने एग्जाम सेल्फ क्रैक किया होगा, क्योंकि इनकी 5th लॉर्ड की ही दशा है मार्स की, और वो लग्न में भी बैठा हुआ है। तो 5th लॉर्ड की ही दशा थी, देख लीजिए सैटर्न मार्स की 19 में हुआ होगा, 18 में हुआ होगा, जब भी हुआ होगा दशा यही थी। तो दशा देखिए कितना ज्यादा जस्टिफाई कर रहा है। और 6th हाउस की दशा है, 6th हाउस कंपटीशन को रिप्रेजेंट करता है, आपको कंपटीशन क्रैक करना है एजुकेशन का, दिस द बेस्ट कॉम्बिनेशन टू क्रैक एनी कंपटीशन। 6th हाउस और 5th हाउस की दशा हो जाए, 5th हाउस तो एजुकेशन के लिए हो गया और 6th हाउस कंपटीशन क्रैक करने के लिए हो गया, तो कंपटीशन क्रैक करने की इनकी दशा थी। है देखिए कितने सीखने लायक कुंडली है ये, जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, जिन्हें प्रेडिक्शन देने में डिफिकल्टी आती है, यहाँ पे सारी चीजें बिल्कुल क्लियर कट नजर आ रही हैं। और ये मैं जो बातें बता रहा हूँ वो मुझे पता भी नहीं है, मैं अभी आपके सामने यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये एनालिसिस करके बता रहा हूँ। इनकी सैटर्न मार्स की दशा थी। फर्दर यदि देखता हूं मैं इनकी एजुकेशन का लिंक यहाँ पर इसमें भी चला जाता हूं मैं, सैटर्न मार्स की दशा होगी, यहाँ पर हम देख लेते हैं इसके अंदर। देखिए D9 चार्ट में जाओगे तो 5th हाउस के अंदर 10 साइन है, तो सैटर्न इसको भी जस्टिफाई कर रहा है, और 10th हाउस के अंदर मार्स बैठा हुआ है। तो पहले ही मैंने लिखा है 5th हाउस और उसके लॉर्ड की दशा होनी चाहिए, दशा हो या अंतरदशा हो, यहाँ पे भी ये जस्टिफिकेशन हो रहा है एजुकेशन का। इसी तरीके से यदि आप देखना चाहोगे तो यदि मैं इसमें चला जाता हूं, D24 चार्ट एजुकेशन के लिए होता है। D24 चार्ट में भी जाओगे तो मार्स की अंतरदशा है और सैटर्न की दशा है, इससे बेटर कोई भी प्रूफ नहीं हो सकता कि ये चार्ट कितने एक्यूरेट बताते हैं। देखिए इसका लॉर्ड सैटर्न है और इसके अंदर मार्स बैठा हुआ है, इसी दशा के अंदर इन्होंने क्रैक किया है मेडिकल एग्जाम को, ये यहां से भी जस्टिफाई हो रहा है। अब ये तो हो चुका, बाकी दशाओं को भी मैंने यहाँ पे लगा रखा है, चर दशा में भी मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, लिखी हुई है। देखिए वर्गो एंड एरीज की दशा है, अभी ये करंट दशा ली हुई है, चलो मैं आगे बात करूंगा कि अब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है इनके। अब ये तो हो चुका काम, अब इनकी दशा आने वाली है दिसंबर 2024 के अंदर मरकरी की। मरकरी के अंदर इनकी लाइफ के सभी इवेंट होंगे, और लाइफ के इवेंट कैसे होंगे मैं इसलिए नहीं बोल रहा इनकी एज मरकरी इस लाइफ के सभी इवेंट होने की है, मैं कुंडली के बेस पर बोल रहा हूं, मैं इनकी एज भी भूल जाता हूं। तो देखिए मरकरी में कैसे लाइफ के सभी इवेंट होंगे और बड़े शानदार तरीके से होंगे, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है, विद द गॉड ग्रेस होंगे ही। देखिए मरकरी जो है इनकी कुंडली का, यदि मैं किसी भी प्लेनेट को स्ट्रोंगेस्ट प्लेनेट कंसीडर करूं तो वो यहाँ पर मरकरी ही है। एक ऐसा प्लेनेट है जो कि एक्सोल्टेड है, उच्च का होकर 10वें भाव के अंदर आके बैठ गया, कर्म भाव के अंदर उच्च का प्लेनेट है, और ये 7th लॉर्ड भी है। तो 10th हाउस के प्लेनेट की दशा और उच्च की दशा एज पर के.एन. राव सर, जो भी लोग देख रहे होंगे उन्हें पता होगा कि एक इंसान की जिंदगी की सबसे तीन टॉप क्लास जो दशाएं होती हैं वो होती हैं लग्न लॉर्ड की, एक्सोल्टेड प्लेनेट की और 10th लॉर्ड की। यहाँ पे दो कंडीशंस को मरकरी बीट कर रहा है, और ये अनब्लेमिश्ड मरकरी है जिसपे किसी भी तरीके का कोई भी एफ्लिक्शन नहीं है, कोई भी मेलिफिक प्लेनेट इसे एस्पेक्ट नहीं कर रहा है, कोई भी मेलिफिक प्लेनेट इसके साथ कंजक्टेड नहीं है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग मरकरी यहाँ पर हो गया, और मरकरी एक्सोल्टेड की यहाँ पर दशा है, और इनकी आने वाली है दिसंबर 2024 में। वो इनका 7th लॉर्ड भी है, तो 7th लॉर्ड है तो वो इनकी मैरिज भी कराएगा, मरकरी की दशा में होगी, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और अब जैसे ही मरकरी की दशा आएगी इनका प्रोफेशनल राइज होने वाला है, तो वो हायर एजुकेशन देगा सर्टेनली। इनको MS वगैरह जो भी करना है MS भी कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो 5th लॉर्ड मार्स है वो लग्न में बैठा हुआ है, और वो लग्न लॉर्ड को एस्पेक्ट भी कर रहा है, तो मार्स से रिलेटेड भी वो होगा। इसके अलावा क्या है इसमें देखिए कि मैं यहाँ पे D24 से जाकर देखूंगा एजुकेशन को, तो मरकरी का देखिए यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट लिंक है, जो जनरली एजुकेशन को, हायर एजुकेशन को, आफ्टर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन को MS या MD वगैरह जो भी करना हो उसको रिप्रेजेंट करता है
नाइन्थ हाउस। तो नाइन्थ हाउस में मरकरी का ही साइन है यहाँ पर भी, और उसको मरकरी एस्पेक्ट भी कर रहा है फ्रॉम द थर्ड हाउस। ये भी ये इंडिकेट कर रहा है कि इनकी मरकरी की दशा में हायर एजुकेशन के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। फर्दर मरकरी का यदि मैं इन्वॉल्वमेंट देखता हूं तो मरकरी का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर इस कुंडली में भी होता है। मरकरी इस कुंडली के अंदर D9 चार्ट के अंदर फिफ्थ लॉर्ड के साथ कंजक्टेड है, फिफ्थ लॉर्ड के साथ 11वें भाव में जाकर बैठ गया है। तो ये भी फिफ्थ हाउस से लिंक हो रहा है इस कुंडली के अंदर भी मरकरी। इसी तरीके से यदि मैं इस पर्टिकुलर कुंडली के अंदर जाकर देखता हूं तो इस कुंडली के अंदर मरकरी बैठा हुआ है D10 चार्ट का, जो कि प्रोफेशन के लिए हम देखते हैं। उसका पहली बात तो लग्न लॉर्ड है। फिर यदि आपने प्रोफेशन सारे कर्म देखने हो तो मरकरी से देखेंगे, तो मरकरी इनका कर्म कारक है। तो मैंने बताया इनकी लाइफ के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट कर्म है, मरकरी की दशा होती है 17 ईयर की। तो 17 ईयर का मतलब है नेटिव की अराउंड 41 ईयर की एज तक ये चलेगी, तो मैक्सिमम कर्म हो जाएंगे। तो कर्मों का कारक भी यहाँ पर मरकरी है, लॉर्ड ऑफ दिस D10 चार्ट। साथ में यदि 10वें भाव से 10वां भाव देखें हम, क्योंकि जब भी आपने प्रोफेशन देखना हो तो कुंडली के 10वें भाव से 10वां भाव देखना चाहिए, उसमें मरकरी प्लेस्ड है। तो मरकरी यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्म भाव है, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट। D9 में इनके 10th भाव का लॉर्ड है, यहाँ से 10 से 10th का लॉर्ड हो गया। और इसमें वो एजुकेशन वाले भाव से तो हम प्रोफेशन देखेंगे नहीं है, इसमें 9th लॉर्ड है और वो 9th हाउस को देख भी रहा है। इसका मतलब देखिए कितने स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशंस बनते हैं कि ये मरकरी की दशा में हायर एजुकेशन भी लेंगे, हायर एजुकेशन भी एक्सीलेंट होने वाली है। इनका ये प्रोफेशन भी मिलेगा इनको ऑन द बेसिस ऑफ हायर एजुकेशन, और वो भी एक्सीलेंट होने वाला है। प्रोफेशन भी बहुत शानदार होने वाला है। एक्सोल्टेड मरकरी हो गया, देखिए 10th लॉर्ड 10th हाउस में, यहाँ पे इस पर्टिकुलर कुंडली के अंदर भी इसमें जो D10 चार्ट देखूंगा उसमें वो लग्न लॉर्ड भी है और 10 से 10th का लॉर्ड भी है। D9 चार्ट देखूंगा उसमें भी वो 10th लॉर्ड हो गया और एजुकेशन से भी लिंक हो रहा है। तो इन दिस वे मरकरी की दशा बहुत अच्छी रहेगी। मैरिज भी इनकी मरकरी की दशा में होगी। तो खैर मरकरी की दशा तो 17 ईयर की होती है तो हो ही जाएगी, पर मैं मैरिज से रिलेटेड इवेंट को अभी प्रेडिक्शन यहाँ पे दे नहीं रहा हूँ, मगर इतना मैं बता सकता हूँ क्योंकि इनका जो 7th लॉर्ड है वो 10th भाव में चला गया। तो 7th लॉर्ड 10th भाव का मतलब है कि जो इनकी जिनसे भी मैरिज होगी वो मोस्ट प्रोबेबली और 90% इनके प्रोफेशन से रिलेटेड पर्सन होंगे। तो ये खुद डॉक्टर हैं तो प्रोफेशन इनका डॉक्टर है, तो डॉक्टर या उससे रिलेटेड मेडिसिन या मेडिसिन से रिलेटेड किसी भी पर्सन से इनकी मैरिज होगी। अब मैं इसमें ट्रांजिट और लगाऊंगा, मगर उसके हम आगे इसको फिनिश नहीं करूंगा मैं, कि इनका जब जॉब वो लगा था मेडिकल में हुआ होगा तब मैंने टाइम लगाया 2019 के आसपास, तो सैटर्न 9 साइन में ट्रांजिट कर रहा था यहाँ पे और जुपिटर रेट्रोग्रेड यहाँ पे था। तो देखते हैं क्या कुछ होता है क्या, 5वें भाव से कोई लिंक बन रहा है क्या। तो अब देखिए कितनी एस्ट्रोलॉजी में एक्यूरेट और सटीक चीजें होती हैं। यदि हम सिलसिलेवार तरीके से ऑर्गेनाइज वे में आगे बढ़े तो सब कुछ कितना सही नजर आता है। यहाँ से आप देखें कि ये यहाँ से इसके 5th लॉर्ड पर ट्रांजिट कर रहा है सैटर्न, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और जुपिटर एक्चुअली रेट्रो है यहाँ पे, तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं रेट्रो के केस में। तो आप लगा के देख लेना, कुंडली मैंने आपको दिखाई दी है, ये लगाई दी है कुंडली, तो आप सब देख सकते हो इसे कि जो मैं बातें बता रहा हूँ यू जस्ट वेरीफाइड। तो मेरा तो ओपनली यूट्यूब पर मैं डालूंगा तो कोई चीज इसमें हिडन होती नहीं है। तो यहाँ से वो या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। तो यहाँ से वो 5th हाउस को देखिए एस्पेक्ट कर रहा है, तो 5th हाउस और 5th लॉर्ड पे सैटर्न जुपिटर का डबल ट्रांजिट है। तो लाइफ किसी भी नेटिव की लाइफ में इवेंट तभी होते हैं या तो ट्रांजिट में लग्न को डबल ट्रांजिट लग्न और उस पर्टिकुलर भाव से रिलेटेड चीजों को ट्रांजिट में इन्फ्लुएंस करता हो। तो ये डबल ट्रांजिट एक्चुअली ऐसा ही है, एक प्लेनेट एक्चुअल में डबल ट्रांजिट ही है, ज्यादातर लोग उसको गलत लगाते हैं। एक प्लेनेट तो एक लॉर्ड को इन्फ्लुएंस करे और दूसरा प्लेनेट एक भाव को इन्फ्लुएंस करे। तो यहाँ पे जुपिटर तो 5th भाव को इन्फ्लुएंस कर रहा है, सैटर्न लग्न को और उस 5th लॉर्ड को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो इन दिस वे डबल ट्रांजिट भी जब इनका नेटिव का सिलेक्शन हुआ था उस टाइम डबल ट्रांजिट भी उसको जस्टिफाई कर रहा था। अब इनका फर्दर जो भी प्रोफेशन भी मिलेगा वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए प्रोफेशन के टाइम पर
2025 के बाद ही मिलेगा, क्योंकि अभी एजुकेशन लेंगे आगे तो सैटर्न यहाँ पे आ जाएगा, वो 2.5-3 साल तक रहेगा। यहाँ से वो इनके 10th भाव को देख के एक्सपेक्ट करेगा। सैटर्न यहाँ पे आने वाला है, 10th भाव को एक्सपेक्ट करेगा। और मोस्ट प्रोबेबली कि आपका जुपिटर यहाँ पे होगा, वो भी इनके 10th भाव को इन्फ्लुएंस करेगा, 10th भाव को इन्फ्लुएंस कर देगा। दोनों पे 10th भाव का पे इन्फ्लुएंस होगा 2025 के आसपास। तो अर्निंग इनकी जरूर हो जाएगी, इंटर्नशिप में हो जाएगी या जिस तरीके से, तो वो अर्निंग को हम इंडिकेट करेंगे। और हायर एजुकेशन मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूं, तो इस तरीके से मैंने देखिए इसमें बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो जो आप लोगों के पास जो भी लोग आते हैं, नीट का एग्जाम जो भी बच्चे दे रहे हैं, EET का, तो उनका आप कुंडली को इस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में आप जरूर कमेंट्स करेंगे। आपको जो भी चीज यदि कोई नेगेटिव लगती है तो वो भी दीजिए, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव कोई ये बताना नहीं है कि मेरी प्रेडिक्शन कितनी एक्यूरेट है, क्या है। यहाँ पर सिखाने का ऑब्जेक्टिव ज्यादा है। तो आप इससे यदि कुछ सीख पाए हैं या आपको लगता है कि मुझे कुछ और बातें भी इसमें बतानी चाहिए थी, वो आप यदि कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो मैं अगली एनालिसिस में उसको कवर करने की ट्राई करूंगा। धन्यवाद।